हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीपीसी के ऑर्डर 8 के प्रोविजंस को कवर करेंगे, जो कि रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम की बात करता है। इससे पहले ऑर्डर 1 से ऑर्डर 7 तक के जितने भी प्रोविजंस हैं वो मैंने प्रीवियस की वीडियोस में कवर किए हैं। अगर आप उनसे रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस की वीडियो से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 का रूल 1 जो है वो बात करता है कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है ना। द डिफेंडेंट शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। ठीक है, तो जब प्लेंटिव जो है अपना प्लेंट कोर्ट में लेके आता है और डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल करता है, उस केस में कोर्ट जो है क्या करता है, डिफेंडेंट को इंटीमेट करता है कि आपके अगेंस्ट जो है प्लेंटिफ ने ऐसा ऐसा सूट फाइल किया है, इसलिए हम आपको ये समन सर्व कर रहे हैं और आप कोर्ट में आइए और आपका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए कोर्ट जो डिफेंडेंट को टाइम देता है वो कितना देता है, 30 दिन का समय देता है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपका जो भी डिफेंस है, जो भी आप डिफेंस कर रहे हो, वो एज ए रिटर्न स्टेटमेंट आप कोर्ट के अंदर आके फाइल कर दीजिए। Provided that where the defendant fails to file the written statement within the said period of 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, but which shall not be later than 90 days from the date of service of summon। ठीक है, अगर डिफेंडेंट जो है 30 डेज के अंदर अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पा रहा किसी भी रीजन के कारण, और जब वो कोर्ट में आता है और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि मैं इस रीजन के कारण जो है रिटर्न स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर फाइल नहीं कर पाया, वहां पे कोर्ट उसको मैक्सिमम टाइम पीरियड देता है 90 डेज का। इसका मतलब हो गया 30 + 60 डेज दैट इज इक्वल टू 90 डेज। मैक्सिमम उसको 90 दिन मिलते हैं, वो 90 दिन के अंदर अंदर जो है अपने रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल कर सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं, रूल 1A क्या कहता है। ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अपॉन विच रिलीफ इज क्लेम्ड और रिलाइड अपॉन बाय हिम। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ऑर्डर 7 के अंदर रूल 14 हमने पढ़ा था, जहाँ पे प्लेंटिफ की बात हुई थी कि प्लेंटिफ जिन जिन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपना सूट लाना चाह रहा है तो वो रूल 14 के अकॉर्डिंग लेके आ सकता है एज पर ऑर्डर 7। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल है, ये ऑर्डर 8 रूल 1A है। ठीक है, अगर लिंक करके पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत ईजिली याद रहेगी, ज़्यादा चीज़ें जो है माइंड में मैसअप नहीं होगी। सो बेटर है कि हमेशा चीज़ों को लिंक करके पढ़ो। वेयर द डिफेंडेंट बेसिस इज डिफेंस अपॉन a document or relies upon any document in his possession or power in support of his defense or claim or set off or counter claim, he shall enter such document in a list and shall produce it in court when the written statement is presented by him, and shall at the same time deliver the document and a copy to be filed with the written statement। सेम अगर डिफेंडेंट जो है किसी भी डॉक्यूमेंट पर रिलाई कर रहा है, उसके बेसिस पे अपने डिफेंस को सेट आउट कर रहा है, तो उस केस में वो उस डॉक्यूमेंट को जो है एज ए लिस्ट बना के कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकता है और कह सकता है कि मैं ये डॉक्यूमेंट जो है इनके बेसिस पे अपने डिफेंस को क्लेम करता हूँ। क्लियर हो गया? Where any such document is not in the possession or power of defendant, he shall wherever possible state in whose possession or power it is। 1 के अंदर कह रहा है कि डॉक्यूमेंट अगर उसकी पावर एंड पोजेशन में है तो उसको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा। सेकंड कह रहा है कि अगर वो डॉक्यूमेंट उसकी पावर एंड पोजेशन में नहीं है तो यहाँ पे वो रीजन लिखेगा, बताएगा कि वो किसकी पोजेशन और पावर में है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। 3 कहता है अ डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस इन कोर्ट बाय द डिफेंडेंट अंडर दिस रूल बट इट नॉट सो प्रोड्यूस शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट बी रिसीव्ड इन एविडेंस ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट। सिंपल सी चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट उसको लाना चाहिए था, उसकी तरफ से प्रोड्यूस करना चाहिए था, वो उस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं करता। अगर वो लेटर ऑन उसको लेके आएगा तो कोर्ट की परमिशन से ही जो है वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। सिंपल सी चीज़ कह रहा है सब क्लॉज 3। Nothing in this rule shall apply to documents produced for the cross-examination of plaintiff's witness handed over to a witness merely to refresh his memory। सेम है, अगर कोई डॉक्यूमेंट हम एज ए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि प्लेंटिफ के विटनेसेस के रिगार्डिंग में है, उस केस में नहीं होगा। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए कर रहे हैं तो उस केस में भी जो है ये रूल अप्लाई नहीं होगा। रिफ्रेशिंग मेमोरी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 159। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं, ये सेक्शन 159 जो है ये किसका है? ये एविडेंस एक्ट का है। ठीक है, लिंक करके पढ़ा करो हमेशा।
नेक्स्ट देखते हैं, रूल 2 कहता है न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड, ठीक है। द डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग ऑल मैटर्स विच शो द सूट इज नॉट मेंटेनेबल और दैट द ट्रांजैक्शन इज इधर वॉइड और वॉइडेबल इन पॉइंट ऑफ लॉ। ऑल सच ग्राउंड ऑफ डिफेंस एज इफ नॉट रेज वुड बी लाइकली टू टेक द अपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज और वुड रेज इश्यूज ऑफ फैक्ट नॉट अराइजिंग आउट ऑफ द प्लेंट एज फॉर इंस्टेंस फ्रॉड, लिमिटेशन, रिलीज, पेमेंट, परफॉर्मेंस और फैक्ट शोइंग इलीगैलिटी। तो रूल 2 ये कह रहा है कि आप किसी भी फैक्ट को लिख रहे हो आपके रिटर्न स्टेटमेंट में, आप जो कुछ भी आपका डिफेंस ले रहे हो ना, उसको आप बहुत अच्छे से लिखो, ठीक है। स्पेशली आप उसको प्लीड कीजिए, ठीक है। आप जो जो चीज़ें बताना चाह रहे हो उसको क्लियर कट लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है, जिससे कि सामने वाली पार्टी जो है वो क्या ना हो, सरप्राइज ना हो, ठीक है, वो ये सोचे कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो जो कुछ भी आप चीज़ें लिखना चाह रहे हो, कोई भी नया फैक्ट है, कोई भी चीज़ है, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी आपके रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिखना चाह रहे हो सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट, तो आप उसको एकदम क्लियर स्पेसिफाई करके लिखिए, जिससे कि सामने वाली पार्टी को शॉक ना लगे और सामने वाली पार्टी ये ना सोचे कि अरे ये तो एकदम से नया फैक्ट्स कहाँ से उठ के आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, रूल 3 कहता है डिनायल टू बी स्पेसिफिक। इट शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर अ डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई जनरली द ग्राउंड्स एलिज्ड बाय द प्लेंटिफ, बट द डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेशली विद ईच एलिगेशन ऑफ फैक्ट ऑफ विच ही डज नॉट एडमिट टू एक्सेप्ट डैमेजेस। अगर डिफेंडेंट किसी चीज़ को डिनाई कर रहा है ना, जो कि प्लेंट में प्लेंटिफ उसके अगेंस्ट क्लेम कर रहा है, और जब वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है एज अ डिफेंस, तो उसको डिनायल जो है ना वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। मतलब कि वो ये बताएगा कि इस पैराग्राफ में, जैसे मान लो पैराग्राफ 1 में ये चीज़ें लिखी गई है, तो मैं इसके अगेंस्ट अपना ये डिफेंस दे रहा हूँ और मैं इन चीज़ों को डिनाई करता हूँ, ठीक है। स्पेसिफिकली वो डिनाई करके बताएगा, मेंशन करेगा। ऐसे नहीं कि वो यूं ही कह दे हाँ हाँ ये सब मैं नहीं, उसका रीज़न भी उसको देना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 4 कहता है इवेसिव डिनाइल। इवेसिव डिनाइल का मतलब वही वाली चीज़ है, मतलब वो सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर से कह रहा है कि हाँ हाँ मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानता, और उसके रिगार्डिंग में कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ को क्लियर नहीं कर रहा, वो वाली चीज़ को हम कहते हैं इवेसिव डिनाइल। वेर ए डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंट, ही मस्ट नॉट डू सो इवेसिवली बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे ही टाइम पास के लिए मना नहीं करना है, टू द पॉइंट उसको आंसर्स देने हैं, विथ रीजन, विथ क्लैरिफिकेशंस उसको आंसर देने हैं। Thus, if it is alleged that he received a certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum or any part thereof, or else set out how much he received, ठीक है। And if an allegation is made with diverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन के थ्रू ये बताया गया है कि अगर उसने इफ इट इज अलीज डेट ही रिसीव अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अगर उसके अगेंस्ट ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं कि इसने मेरे से जो है सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो लिया है और उसके बाद ही मुझे नहीं दे रहा है। अब इस केस में डिफेंडेंट आके ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो पैसे दे दिए, ये नहीं कहेगा। वो पूरा ट्रांजैक्शंस बताएगा, साथ में बताएगा कि उसने कितना अमाउंट लिया था, उसने किस तरीके से जो है प्लेंटिफ को जो है उस अमाउंट को पे किया है, ये सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी, ठीक है। हर चीज़ को स्पेसिफिकली जो है अपने डिफेंस के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। इवेजिवली आप किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। रूल 5 कहता है स्पेसिफिक डिनायल। एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंट इफ नॉट डिनाई स्पेसिफिकली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशंस और स्टेटेड टू बी नॉट एडमिटेड इन द प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट शैल बी टेकन टू बी एडमिटेड एक्सेप्ट एज अगेंस्ट अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकली डिनाई नहीं कर रहे हो तो उसको ये माना जाएगा कि आपने उस चीज़ों को एडमिट कर लिया है, एक्सेप्ट एज अगेंस्ट अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। उस पर्सन के लिए नहीं होगी ये सारी चीज़ें जो कि किसी डिसेबिलिटी से गो थ्रू कर रहा है, ठीक है। Provided that the court may in its discretion require any fact so admitted to be proved otherwise than by such admission। अगर कोर्ट को लगता है तो वो किसी भी फैक्ट को प्रूव करवा सकता है एडमिशन के अलावा भी। क्लियर हो गया रूल 5 तक। नेक्स्ट देखते हैं, where the defendant has not filed a pleading, it shall be lawful for the court to pronounce judgment on the basis of the facts contained in the plaint, except as against a person under a disability, but the court may in its discretion require any such fact to be proved, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट जो है अपने रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल नहीं कर रहा है, उस केस में जो है वो क्या करेगा, कोर्ट जो है क्या करेगा, प्लेंटिफ ने जो कुछ भी चीज़ें करी है ना, फाइल करी है ना उसके प्लेंट के अंदर, उसके बेसिस पे जो है वो क्या कर देगा, उसका जजमेंट सुना देगा और उसके फेवर में जो है pronounce कर देगा जजमेंट। इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन अंडर द प्रोविजन टू सब रूल 1 और अंडर सब रूल 2 द कोर्ट शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द फैक्ट वेदर द डिफेंडेंट कुड हैव और हैज एंगेज्ड अ प्लीडर।
तो जहाँ पे कोर्ट जो है सब रूल 1 और सब रूल 2 के अंदर उसके डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर रहा है, वहाँ पे वो ये भी देख सकता है कि डिफेंडेंट ने जो है अपना प्लीडर एंगेज किया है या नहीं किया, या वो प्लीडर एंगेज करने के लिए केपेबल है या नहीं है। ठीक है, सब क्लॉज 3 ये कहता है। 4 कहता है वेन एवर ए जजमेंट इज प्रोनाउंस अंडर दिस रूल अ डिक्री शैल बी ड्रॉन अप इन अकॉर्डेंस विद सच जजमेंट एंड सच डिक्री शैल बियर द डेट ऑन विच द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस। ठीक है, तो अगर जब भी जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस हो जाता है, जो डिक्री जो है ना वो उस जजमेंट के अकॉर्डिंग ही ड्रॉन होगी, एंड डिक्री शैल बियर द डेट ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस। तो जिस डेट पे जजमेंट प्रोनाउंस हुआ ना, उस वो वाली डेट जो है उस डिक्री पे लिखी जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। रूल 6 कहता है पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। तो रूल 6 जो है वो बात करता है सेट ऑफ की। सेट ऑफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रूल 6 याद रख लो, सेट ऑफ की बात करता है। वेयर इन अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी द डिफेंडेंट क्लेम्स टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड एनी असर्टेन सम ऑफ मनी legally recoverable by him from the plaintiff not exceeding the pecuniary limits of the jurisdiction of court, and both parties fill same character as they fill in the plaintiff's suit. The defendant may at the first hearing of the suit but not afterwards unless permitted by the court present a written statement containing the particulars of the that debt sought to be set off. ठीक है, तो सेट ऑफ जो है हमेशा किसके लिए होगा? पहली चीज ये याद रखो, रिकवरी ऑफ मनी के केस में सेट ऑफ होगा। ठीक है, जहाँ पे भी आपके मनी रिलेटेड सूट है ना, उस केस में ही सेट ऑफ होगा, अदरवाइज सेट ऑफ नहीं होगा। पहली चीज ये। सेकंड ये कह रहा है कि जो सम ऑफ मनी है ना वो असर्टेन होना चाहिए, मतलब सर्टेन स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि आप कितना सम ऑफ मनी जो है सामने वाले पर्सन से क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज मनी वाली मैटर्स में ही हम सेट ऑफ करेंगे। सेकेंड जो है असर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए। थर्ड जो है वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। ठीक है ना, वो लीगली एंटाइटल्ड है उसको रिकवर करने के लिए डिफेंडेंट। ठीक है, सेट ऑफ कौन क्लेम करेगा? हमेशा हमेशा डिफेंडेंट क्लेम करेगा। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो भी उसकी पिक्यूनरी लिमिट्स है ना उस जुरिस्डिक्शन को, उसको भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। मान लो कोर्ट के पास पावर है कि वो 20,000 तक की मैटर को एंटरटेन कर सकती है, उसकी जुरिस्डिक्शन पावर इतनी है। आप गए वहाँ पे 50,000 का सूट लेके चले गए, सेट ऑफ करो भाई, तो ऐसे नहीं होगा। कोर्ट के पास पावर है 20,000 की, तो आप 20,000 तक के मैटर को ही लेके जाओगे। 50,000 तक का ले जाना है तो आप दूसरे कोर्ट को लेके जाओगे जिसके पास की जुरिस्डिक्शन है। क्लियर हो गया यहाँ तक? एंड बोथ पार्टीज फिल द सेम कैरेक्टर। अगर सेट ऑफ भी क्लेम कर रहा है ना डिफेंडेंट, तो दोनों पार्टीज के कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, the defendant may at the first hearing of the suit but not afterwards unless permitted by the court present a written statement containing the particulars of the that sought to be set off। ठीक है, तो होती कोशिश डिफेंडेंट जो है सूट की पहली हियरिंग में सेट ऑफ को फाइल कर देगा। ठीक है, डिफेंडेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है सेट ऑफ को फाइल कर देना चाहिए, उसको देरी नहीं करनी चाहिए। अगर वो करता है तो कोर्ट की परमिशन के बिना फिर वो लेटर ऑन जो है अपने सेट ऑफ को क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसको लेटर ऑन करना है तो सबसे पहले उसको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ। अब सेट ऑफ का इफेक्ट क्या होता है? द रिटन स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज अ प्लेंट इन अ क्रॉस सूट सो टू इनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस अ फाइनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट बोथ ऑफ द ओरिजिनल क्लेम एंड ऑफ द सेट ऑफ, बट दिस शैल नॉट अफेक्ट द लियन अपॉन द अमाउंट डिक्रीड ऑफ एनी प्लीडर इन रिस्पेक्ट ऑफ कोस्ट पेबल टू हिम अंडर द डिक्री। तो सेट ऑफ का इफेक्ट सेम है, कुछ भी नहीं है। जैसा कि अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट के साथ सेट ऑफ क्लेम करते हो ना, तो उसको क्या माना जाएगा? एज ए प्लेंट माना जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होता है ना, पार्टीज की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया, उसके साथ आप सेट ऑफ फाइल कर रहे हो ना, तो पहला जो ओरिजिनल सूट है ना, ओरिजिनल सूट के अंदर तो क्या है? प्लेंटिफ है और वर्सेस कौन है? डिफेंडेंट है। अब ये डिफेंडेंट जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है ना प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो यहाँ पे सेट ऑफ के केस में डिफेंडेंट तो क्या बन जाएगा? प्लेंटिफ बन जाएगा, और प्लेंटिफ क्या बन जाएगा? डिफेंडेंट बन जाएगा। ये सब एक ही सूट के अंदर चलेंगे। जब हम पार्टीज के नेम लिखते हैं ना, तो फर्स्ट हेडिंग में तो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट है ही सही, लेकिन जब सेकंड सेट ऑफ करके जब हम हेडिंग डालेंगे ना, तो उसमें इनकी पोजीशंस जो है वो चेंज हो जाएगी। डिफेंडेंट प्लेंटिफ बन जाएगा एंड प्लेंटिफ डिफेंडेंट बन जाएगा। ठीक है, द रूल रिलेटिंग टू अ रिटन स्टेटमेंट बाय अ डिफेंडेंट अप्लाई टू रिटन स्टेटमेंट इन आंसर्स टू क्लेम ऑफ सेट ऑफ। जो सारे रूल्स रिटन स्टेटमेंट पे अप्लाई होते हैं वही सारे रूल्स जो है सेट ऑफ पे अप्लाई होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक?
नेक्स्ट देखते हैं रूल 6A। अब जो सेट ऑफ है ना, इसमें दो चीज़ें और है। पहली चीज़, एक मतलब दो चीज़ें, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप एक बार प्रिपेयर कर लेना ऐसे क्वेश्चन कि लीगल सेट ऑफ क्या होता है और इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है। ठीक है, हम ऑर्डर 20 पढ़ेंगे ना, उसके रूल 19 जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको बहुत अच्छे से वहाँ डिस्कस करेंगे कि इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है और लीगल सेट ऑफ क्या होता है। तो रूल 6A जो है ना वो लीगल सेट ऑफ है, ठीक है ना, और इक्विटेबल सेट ऑफ जो है वो ऑर्डर 20 रूल 19 में हम पढ़ेंगे। क्लियर। अब 6A देखते हैं, जो कि कहता है काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट। अ डिफेंडेंट इन अ सूट में, इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग अ सेट ऑफ अंडर रूल 6 set up by way of counterclaim against the claim of the plaintiff, any right or claim in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff, either before or after the filing of the suit, but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense is expired, whether such counterclaim is in the nature of a claim for damages or not। तो रूल 6A क्या कह रहा है कि डिफेंडेंट जो है ना, जहाँ पे उसका राइट है ना कि वो सेट ऑफ क्लेम कर सकता है एज पर रूल 6, उसके अलावा अगर उसका कोई काउंटर क्लेम है, सेट ऑफ तो सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए होता है, काउंटर क्लेम किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है, तो डिफेंडेंट कुछ भी काउंटर क्लेम करना चाहता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, ठीक है, जो कुछ भी प्लेंटिफ ने क्लेम किया है उसके अगेंस्ट डिफेंडेंट अपना काउंटर क्लेम देना चाहता है, तो उस केस में जो है डिफेंडेंट अपना काउंटर क्लेम दे सकता है। कब कब दे सकता है? बिफोर और आफ्टर फाइलिंग ऑफ द सूट। ठीक है, प्लेंटिफ जो है जब सूट फाइल कर रहा है उससे पहले या उसके सूट फाइल करने के बाद, बट बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस और बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस इज एक्सपायर्ड। लेकिन वो कब काउंटर क्लेम होना चाहिए? जबकि वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है ना, उसी के साथ में दे, या फिर उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का टाइम पीरियड है ना वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेदर सच काउंटर क्लेम इज इन द नेचर ऑफ ए क्लेम फॉर डैमेजेस और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काउंटर क्लेम जो है उसका नेचर क्या है, डैमेजेस का नेचर है या फिर क्लेम कर रहा है या कोई भी चीज़, इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोवाइडेड डेट सच काउंटर क्लेम शैल नॉट एक्सीड द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो डिफेंडेंट को हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट जो भी अपना काउंटर क्लेम लेके आ रहा है ना, उसकी पिक्यूनरी लिमिट्स जो है उस जुरिसडिक्शन के रिगार्डिंग में ही होने चाहिए, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन 20,000 रुपये का है और आप 50,000 से 50,000 तक का जो है क्लेम कर रहे हो सामने वाले पार्टी के लिए, तो उस केस में वहाँ पे वो सूट एंटरटेन नहीं होगा। जुरिसडिक्शन लिमिट के अंदर अगर आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो तो वो ज़रूर आपकी एंटरटेन होगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है डिफेंडेंट को। क्लियर हो गया काउंटर क्लेम और सेट ऑफ। सेट ऑफ हमेशा और हमेशा मनी सूट के लिए होता है, काउंटर क्लेम किसी भी रिगार्ड में हो सकता है, ये स्पेसिफाई नहीं है कि मनी के रिगार्डिंग में हो। अब डिफेंडेंट जो है किसी भी रिगार्डिंग में जो है प्लेंटिफ के अगेंस्ट काउंटर क्लेम कर सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज 2 क्या कहता है, सच काउंटर क्लेम शैल हैव द सेम इफेक्ट एज अ क्रॉस सूट सो एज टू इनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस अ फाइनल जजमेंट इन द सेम सूट बोथ ऑन द ओरिजिनल क्लेम एंड ऑन द काउंटर क्लेम। ठीक है, तो जो ऐसा काउंटर क्लेम होता है ना उसका इफेक्ट क्या होता है, जैसा कि क्रॉस सूट है, ठीक है, एक सूट के बदले आपने उसके काउंटर में जो है उसको सूट किया है, वो वाला है, उसको कहते हैं हम क्रॉस सूट। और जो कोर्ट जो है वो क्या करेगा, सेम सूट के अंदर क्या करेगा, काउंटर क्लेम के रिगार्डिंग में भी जजमेंट दे देगा और जो ओरिजिनल क्लेम है ना प्लेंटिफ का उसके रिगार्डिंग में भी जजमेंट दे देगा। सब क्लॉज 3 कहता है द प्लेंटिफ शैल बी एट लिबर्टी टू फाइल रिटन स्टेटमेंट इन आंसर टू द काउंटर क्लेम ऑफ डिफेंडेंट विद इन सच पीरियड एज मे बी फिक्स बाय द कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट ने जो टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है ना उसके अंदर अंदर प्लेंटिफ जो है वो क्या कर सकता है, अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। रिटन स्टेटमेंट क्यों फाइल करेगा, क्योंकि डिफेंडेंट ने उसके अगेंस्ट जो है वो क्या किया है, काउंटर क्लेम फाइल किया है। ठीक है, जब डिफेंडेंट काउंटर क्लेम फाइल कर देता है तो उस केस में डिफेंडेंट तो प्लेंटिफ बन जाता है और प्लेंटिफ क्या बन जाता है, डिफेंडेंट बन जाता है। इसलिए यहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो क्या करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। 4 कहता है द काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज प्लेंट एंड गवर्न बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू प्लेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो काउंटर क्लेम फाइल किया गया है ना उसको हम क्या मानेंगे, प्लेंट मानेंगे। और जैसे कि प्लेंट के रूल्स होते हैं कि प्लेंट किस किस तरीके की होनी चाहिए, जो हम पढ़ के आए थे अभी, जो हम ऑर्डर 7 के अंदर पढ़ा था ना हमने प्लेंट, तो वो सारे रूल्स जो है काउंटर क्लेम के ऊपर एप्लीकेबल हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं
रूल 6B कहता है काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड वेयर एनी डिफेंडेंट सीक्स टू रिलाई अपॉन एनी ग्राउंड एज सपोर्टिंग अ राइट ऑफ काउंटर क्लेम ही शैल इन हिज रिटन स्टेटमेंट स्टेट स्पेसिफिकली दैट ही डज सो बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम। ठीक है ना, आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि आप जो है ये चीज जो है आपके काउंटर क्लेम के सपोर्ट में लिख रहे हो आपके रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर कोई पॉइंट लिख रहे हो विथ रिगार्ड टू द काउंटर क्लेम, तो वहां पे आप स्पेसिफाई कीजिए कि ये मैं अपने काउंटर क्लेम के रिगार्ड में ये सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए 6B जो है वो क्या कह रहा है कि काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड, मतलब आपको क्लियर कट उसको लिखना होगा और साथ ही में बताना होगा कि मैंने ये चीज जो है काउंटर क्लेम के सपोर्ट में लिखी है। क्लियर। रूल 6C कहता है एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम वेयर ए डिफेंडेंट सेट्स अप अ काउंटर क्लेम एंड द प्लेंटिफ कंटेन्स दैट द क्लेम thereby raised ought not to be disposed of by way of counter claim but in an independent suit, the plaintiff may at any time before issues are settled in relation to the counter claim apply to the court for an order that such counter claim may be excluded and the court may on the hearing of such application make such order as it thinks fit। ठीक है, तो 6C जो है वो प्लेंटिफ के लिए है, जहां कहीं पे भी प्लेंटिफ को ये लग रहा है या फिर वहां पे वो एक ऐसा क्वेश्चन रेज कर रहा है कि ये जो डिफेंडेंट काउंटर क्लेम लेके आया है ना वो उसे नहीं लाना चाहिए था, और अगर वो लेके भी आया तो उसको एक इंडिपेंडेंट सूट फाइल करना चाहिए था, मेरे सूट के अंदर उसको ये काउंटर क्लेम रेज करने की जरूरत नहीं थी। तो इस केस में जो है वो अपना इश्यूज जो है कोर्ट में दे सकता है, कोर्ट जो है सारी मेरिट्स देखेगा और उसको लगेगा तो उस अकॉर्डिंग जो है कोर्ट अपना डिसीजन दे देगा। ठीक है, पर रूल 6C यही कहता है कि जहां कहीं पे भी प्लेंटिफ को लग रहा है तो वो आके जो है अपने ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकता है कोर्ट के सामने, और कोर्ट को जो है उसके सपोर्ट में जो है चीजें दे सकता है, जिससे कि कोर्ट जो है इजीली डिसाइड कर सके कि क्या जो है ये काउंटर क्लेम इंडिपेंडेंट सूट के थ्रू आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। 6D कहता है इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सूट। ठीक है, this is very important. If in any case in which the defendant sets up a counter claim, the suit of the plaintiff is stayed, discontinued or dismissed, counter claim may nevertheless be proceeded with। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी केस में अगर जो ओरिजिनल सूट जो था जो कि प्लेंटिफ लेके आया था डिफेंडेंट के अगेंस्ट, अगर वो स्टे हो जाता है या फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है या फिर वो डिसमिस हो जाता है, तो उस केस में काउंटर क्लेम का क्या होगा? उस केस में काउंटर क्लेम जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, काउंटर क्लेम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। क्लियर हो गया। 6D यही कहता है कि क्या इफेक्ट होगा अगर प्लेंटिफ का सूट स्टे, डिसकंटिन्यू या डिसमिस हो गया, तो उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, काउंटर क्लेम एज इट इज जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर। रूल 6E कहता है डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम। इफ द प्लेंटिफ मेक्स डिफॉल्ट इन पुटिंग इन अ रिप्लाई टू द काउंटर क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट, द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ in relation to the counter claim made against him or make such order in relation to the counter claim as it thinks fit। ठीक है, तो रूल 6A क्या कह रहा है कि अगर प्लेंटिफ जो है ना वो डिफॉल्ट कर देता है, मतलब कि वो काउंटर क्लेम के अगेंस्ट में कोई रिप्लाई फाइल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो क्या करेगा? जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, जैसा भी कोर्ट को ठीक लगता है ना वैसा ऑर्डर जो है कोर्ट पास कर देगा। इन केस अगर प्लेंटिफ जो है रिप्लाई करने के लिए अनेबल है या वो फेल हो जाता है, वो रिप्लाई नहीं कर पाता, उस केस में जो है कोर्ट जो है क्या करेगा? डिफेंडेंट के फेवर में जो है जजमेंट को प्रोनाउंस कर देगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। रूल 6F कहता है रिलीफ टू डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड्स वेयर इन एनी सूट अ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इज एस्टैब्लिश्ड एज अ डिफेंस अगेंस्ट द plaintiff claim and any balance is found due to the plaintiff or the defendant as the case may be, court may give judgment to the party entitled to such balance। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है कि जहां पे ये एस्टैब्लिश हो गया, जहां पे ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि डिफेंडेंट जो है उसका काउंटर क्लेम मेंटेनेबल है कोर्ट के अंदर, या फिर जो भी वो सेट ऑफ लेके आया है वो भी मेंटेनेबल है, उस केस में जो है वो क्या होगा? कोर्ट को जो भी ठीक लगेगा, कोर्ट को जो भी बैलेंसिंग चीज लग रही है कि कोर्ट मतलब ऐसा नहीं हो कि अनफेवर फेवर वाली चीज नहीं, जो भी कोर्ट को रीजनेबल चीज लगेगी उसके बेसिस पे कोर्ट जो है वो क्या करेगा? अपना जजमेंट दे देगा। रूल 6G कहता है रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट टू अप्लाई। द रूल रिलेटिंग टू अ रिटर्न स्टेटमेंट बाय अ डिफेंडेंट शैल अप्लाई टू अ रिटर्न स्टेटमेंट फाइल इन आंसर टू ए काउंटर क्लेम। सेम वही है, जो रिटर्न स्टेटमेंट पे अप्लाई होते हैं वही काउंटर क्लेम पे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल है? सबसे एक तो इंपॉर्टेंट रूल है रूल 6D जो कि इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सूट की बात करता है, ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है।
और रूल 6B इम्पॉर्टेंट है, रूल 6C इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बी, सी और डी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और 6A और 6B तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ही सही, ठीक है। उसके अलावा B, C, D भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। रूल 7 कहता है डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड्स वेयर द डिफेंडेंट रिलाइज अपॉन सेवरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम फाउंडेड अपॉन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फैक्ट्स दे शैल बी स्टेटेड एज फार एज मे बी सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली। सिंपल सी चीज कह रहा है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ग्राउंड्स हैं, आपके पास एक से ज्यादा डिफेंस वाले ग्राउंड्स हैं, ठीक है, या फिर आप एक से ज्यादा चीज के लिए क्लेम कर रहे हो, तो आपके पास जितनी भी चीजें हैं ना उनको आप सेपरेटली लिखो, ठीक है ना। आप सबको मिक्सअप मत करो जिससे कि कंफ्यूजन हो जाए। आपके जितने भी ग्राउंड्स हैं आप उनको डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट वे में लिखिए और उसी के साथ आप चीजों को क्लेम कीजिए। रूल 7 सिंपल सी बात कहता है। रूल 8 कहता है न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस। एनी ग्राउंड ऑफ डिफेंस विच हैज अराइजन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट और द प्रेजेंटेशन ऑफ अ रिटन स्टेटमेंट क्लेमिंग अ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम मे बी रेज्ड बाय डिफेंडेड और प्लेंटिफ एज द केस मे बी इन हिज रिटन स्टेटमेंट। अगर कोई न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस आता है, कब आ रहा है, जबकि सूट इंस्टीट्यूट हो गया या फिर जो है आपने रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दिया कोर्ट में, उसके बाद कोई न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस है तो वो रेज कर दी, वो उसको हम रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। रूल 8 सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर आपके पास कोई नया ग्राउंड आया है डिफेंस का, अगर आप उसको रेज करना चाहते हो तो आप उसको कोर्ट के सामने रेज कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। रूल 9 कहता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। रूल 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ ए डिफेंडेंट अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी प्रेजेंटेड एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द कोर्ट एंड अपॉन सच टर्म एज द कोर्ट थिंक्स फिट, बट द कोर्ट में एट एनी टाइम रिक्वायर अ रिटन स्टेटमेंट और एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम एनी ऑफ पार्टी एंड फिक्स अ टाइम ऑफ नॉट मोर देन 30 days फॉर प्रेजेंटिंग द सेम, ठीक है। अगर आपको कोई सब्सिक्वेंटली प्लीडिंग करनी है, आपने रिटर्न स्टेटमेंट तो फाइल कर दिया, उसके बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि मुझे और भी चीज़ें जो है अपनी प्लीडिंग में लिखनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो उस केस में जो है आप कोर्ट की परमिशन से वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ तो क्या है कि आप कोर्ट की परमिशन से कर सकते हो, और दूसरी चीज़ क्या है, इसके लिए कोर्ट ने जो है टाइम दे रखा है, आप 30 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्ट में एट एनी टाइम रिक्वायर रिटर्न स्टेटमेंट और एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज एंड फिक्स अ टाइम ऑफ नॉट मोर देन 30 days फॉर प्रेजेंटिंग द सेम, ठीक है। अगर आपको कोई सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल करनी है एज पर रूल 9, तो आपको सबसे पहले कोर्ट की परमिशन चाहिए और साथ ही में वो 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 9 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है और इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसका टाइम पीरियड याद रखिए 30 days। नेक्स्ट देखते हैं। रूल 10 कहता है प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय कोर्ट वेयर एनी पार्टी फ्रॉम whom a written statement is required under rule 1 or rule 9 fails to present the same within the time period permitted or fixed by the court as the case may be, court shall pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit, and on the pronouncement of such judgment a decree shall be drawn up। तो रूल 10 क्या कह रहा है कि जहां कहीं पे भी कोई पार्टी जो है जिससे कि रिटर्न स्टेटमेंट रिक्वायर था एज पर रूल 1 और रूल 9 के अंदर, ठीक है। रूल 9 हमने सब्सिक्वेंट प्लीडिंग पढ़ी और रूल 1 के अंदर हमने पढ़ा है कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो जो पर्सन जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो क्या करेगी, जजमेंट को प्रोनाउंस कर देगी उसके अगेंस्ट, ठीक है, और ऐसा कोई ऑर्डर पास करेगी उसके अगेंस्ट जो कि कोर्ट को ठीक लगता है। क्लियर हो गया। रूल 10 सिंपल सी बात कहता है कि जो टाइम पीरियड आपको कोर्ट ने दिया है ना, उस टाइम पीरियड के अंदर आप आपका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रहे हो, तो उस केस में कोर्ट जो है आपके अगेंस्ट जजमेंट को प्रोनाउंस कर देगी। प्रोवाइडेड क्या कहता है इसका, फर्दर दैट नो कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर टू एक्सटेंड द टाइम प्रोवाइडेड अंडर रूल 1 ऑफ दिस ऑर्डर फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। इसका प्रोविजो ये कहता है, जो रूल 1 के अंदर हमने पढ़ा था ना कि या तो आप 30 दिन के अंदर अंदर आपका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दो या फिर मैक्सिमम यू हैव 90 days, ठीक है। 90 days से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि कोर्ट जो है ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी जिससे कि ये 90 days का टाइम जो है एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, जो कि रूल 1 के अंदर मेंशन है। प्रोवाइडेड इतना ही कहता है, ठीक है। दैट्स ऑल।
फ्रॉम टुडेज वीडियो, अगर आपको किसी प्रोविजन में कोई प्रॉब्लम है, कोई रूल नहीं समझ में आया, सेट ऑफ में कोई प्रॉब्लम है, काउंटर क्लेम में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ऑर्डर 9 को लेंगे। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।